एक तरफ अनलॉक 1 लागू होने के साथ पूरी दिल्ली खुल गई है, दिल्ली दौड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली के साथ ही दौड़ने लगा है कोरोना। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण 20,000 के पार चला गया है। 24 घंटे में ही 1000 के करीब संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली में बढ़ गई कोरोना की रफ्तार, संक्रमित 20,000 के पार। दिल्ली में अनलॉक 1 के पहले ही दिन बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। दिल्ली में 24 घंटे में 1000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में ही 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई। तो भले ही अनलॉक 1 में खुल गई हों दिल्ली की दुकानें, खुल गए हों दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगे हों ग्राहक, मगर इस अनलॉक 1 में दिल्ली वालों को याद रखना होगा कि न तो कोरोना खत्म हुआ है और न ही कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। देखिए ना, अनलॉक 1 के पहले ही दिन की तस्वीरें थी ये। पहले दिन ही दिल्ली की सड़कों पर लोगों का रेला निकल आया, गाड़ियों से पट गई दिल्ली की सड़क। सब इस बात से बेखबर कि कोरोना कहीं नहीं गया है। संक्रमण पहले से ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। दिल्ली के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 990 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 50 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 990 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए। इतना ही नहीं, जो दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसमें नए और पुराने केसेस मिलाकर 50 लोगों की मौत हुई है। यानी कि अभी तक अब जो मृतक हैं उनकी संख्या कोरोना की वजह से बढ़कर 523 तक पहुंच गई है। यानी कि दुखद तौर पर 523 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। मुख्यमंत्री का भरोसा तो ठीक है, मगर जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखने के बाद दिल्ली वालों के दिल में दहशत कैसे ना आए? कैसे वो ये समझें कि कोरोना से डरना नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि मौत के आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब तो मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली वालों को डरना लाजमी है। देखिए, ये चिंता की बात है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस लॉकडाउन अनलॉक 1 के बावजूद बहुत बढ़ रहा है। एक दिन में 8,000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं 24 घंटे में। हालात चिंताजनक के साथ साथ भयानक भी हैं। आज कोरोना ने पश्चिम एमसीडी में भी घुसपैठ की। वेस्ट एमसीडी में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ विभाग की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हेल्थ विभाग का ऑफिस फिलहाल बंद कर दिया गया है। महिला के संपर्क में आए कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मान के चलिए कि दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब तो खतरा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में दुकान, बाजार, सड़कें समेत बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। अब दिल्ली वालों को ही तय करना है कि कोरोना से उन्हें कैसे बचना है। जाहिर सी बात है कि जिस संक्रमण का कोई टीका, कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, उससे बचने का एकमात्र तरीका है
कि नियमों को माना जाए। नियमों को तोड़ने वाले न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी ही खड़ी करेंगे। अनलॉक 1 लोगों की सहूलियत के लिए हुआ है, इसलिए इसे अपने हित में इस्तेमाल करें। जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा संकट ला सकती है। पंकज जैन और मनोरंजन कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 20,000 को भी पार कर गया है, लेकिन अनलॉक 1 में आशंका है कि राजधानी में नए मामलों में और बड़ा उछाल आ सकता है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान ही दिल्ली में 20,000 से अधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई है और अब जबकि बंदिशें खत्म हो रही हैं तो अनलॉक होने से दिल्ली में क्या कोरोना विस्फोट होगा, ये बड़ा सवाल है। देश अब लॉकडाउन से आजाद हो रहा है। अनलॉक 1 के नाम से कोरोना के साथ साथ चलते हुए कोरोना को हराने की तैयारी का रोड मैप बन चुका है। बस सावधानी और संयम की सख्त जरूरत है। दिल्ली में रियायतों का पिटारा खुला है, लेकिन अनलॉक 1 के पहले ही दिन दिल्ली ने कोरोना के मामले में 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया, जो देश की राजधानी के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है और अब दिल्ली वालों को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ऊपर से अनलॉक 1 और आगे के फेज में दिल्ली को पूरी तरह से खोलने की तैयारी है। तो क्या लॉकडाउन के बाद अनलॉक काल दिल्ली के लिए और खतरनाक हो सकता है? भविष्य की डराने वाली आशंका का सबूत भूतकाल में छिपा है। आखिर कैसे, हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 लागू हुआ था। उस दिन दिल्ली में 35 केस थे और 1 की मौत हुई थी। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू हुआ। उस दिन दिल्ली में 1578 मामले थे और मौत की संख्या बढ़कर 32 हो गई थी। 4 मई को लॉकडाउन 3 देश में लागू हुआ था और उस दिन दिल्ली में कोरोना के संक्रमित बढ़कर 4,898 हो गए थे और मरने वालों की तादाद भी 64 हो गई थी। अब 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ और इस दिन राजधानी में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या 10,000 पार करके 10,054 तक जा पहुंची और 160 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जी हां, और जब 1 जून को अनलॉक 1 चालू हुआ तो दिल्ली में 14 दिन में ही केस तकरीबन दोगुने होकर 20,834 को पार कर गया। मौत का आंकड़ा भी करीब 3 गुना बढ़कर 523 हो गया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 25 मार्च से 1 जून तक 69 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले 35 से छलांग लगाकर 20,834 तक जा पहुंचे। मतलब 20,799 का इजाफा, यानी एक दिन में औसतन 301.43 केस की बढ़ोतरी। कोरोना के फैलने का अंकगणित ये भी बता रहा है कि लॉकडाउन 4 के दौर में दिल्ली में वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। हाँ, ये भी जरूर है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद दिल्ली में आंकड़ा बेकाबू और भयावह हो सकता था। आगे डर इसलिए और गहरा गया है क्योंकि दिल्ली में कई बंदिशों को अनलॉक कर दिया गया है। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ेंगे और दिल्ली की सरकार उसके लिए तैयारी भी की है, लेकिन आशंका है कि कहीं बढ़ती रफ्तार अनलॉक के दौर में कंट्रोल से बाहर न हो जाए। आज तक ब्यूरो। रियायतों से भरा लॉकडाउन 4 जैसे ही शुरू हुआ, उसके साथ ही कोरोना के संक्रमण की रफ्तार ने जो जोर पकड़ा, उसके बाद तो वो थामे नहीं थम रही। हालत यह है कि अब 7 से 8,000 लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। अनलॉक 1 का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में डर इस बात को लेकर है, क्या ये रियायत हिंदुस्तान की मुसीबत बढ़ा देंगी? एक तरफ जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वायरस हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रहा है और अब उसकी रफ्तार ऐसी है
कि जो खौफ पैदा कर रहा है। लॉकडाउन 3 के दौरान जहां भारत में 2 से लेकर 3,000 कोरोना के मामले रोजाना आ रहे थे, वहीं लॉकडाउन 4 में रियायतों के बाद ये संख्या 5 से 6,000 के बीच पहुंची और लॉकडाउन 4 के खत्म होते होते अब अनलॉक 1 में कोरोना सारी हदें पार कर रहा है। पिछले 3 दिन से 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक सोमवार को 8,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण की लिस्ट में भारत अब 7वें नंबर पर है। 25 मई को देश में 1,38,845 कोरोना के कुल केस थे, जबकि मरने वालों की तादाद 4,021 थी। वहीं 1 जून को 1,90,535 लोग अब तक वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा खतरे के प्रति संकेत है कि पिछले 1 हफ्ते में ही संक्रमण के 50,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। ये संख्या बताती है कि भारत में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। भारत में कुल मरीजों की संख्या का बड़ा हिस्सा 5 राज्यों से आ रहा है। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 70,000 के पार है, तो तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 23,495 पहुंच गई है। गुजरात में मरीजों की संख्या 17,217 है, तो दिल्ली में ये करीब 20,000 के पार पहुंच गया है। राजस्थान में 9,100 कुल मरीज हैं। बढ़ते मरीजों के बीच हर रोज देश को अनलॉक करने की कवायद तेज हो रही है। ऐसे में खतरा और बढ़ रहा है। अनलॉक 1 के दौरान कोरोना महामारी पर लगाम लगेगी, इसके आसार बहुत कम हैं। लिहाजा अनलॉक होते ही हिंदुस्तान के फिलहाल सावधानी बरतने में ही समझदारी होगी। आज तक ब्यूरो। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। यह मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। कौन है ये भारत जिसके लिए 130 करोड़ लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं? और कौन है ये भारत जिसको जानने के लिए हमारे संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े सुनवाई करेंगे। या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीनों जजों की बेंच जो भी उचित समझे वो निर्णय ले, और वो सभी को मान्य होगा और हमको भी मान्य होगा। देखते हैं 2 जून को क्या रहेगा। जब अमेरिका का नाम हर भाषा में अमेरिका है, जापान का जापान और पाकिस्तान का पाकिस्तान, तो फिर भारत का नाम इंडिया क्यों? इस क्यों को लेकर एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिकाकर्ता नमह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता चाहता है कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद को बदला जाए, जिसमें लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा था, तो वो घड़ी हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल भी थी। तब तक भारत अपने लिए एक संविधान भी बनाने लगा था, जिसकी संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे नामों पर खूब माथापच्ची हुई। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन तमाम सदस्यों में नाम को लेकर बेहद असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया।
कामत ने पहला संशोधन पेश करते हुए सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक नाम का हवाला देकर सिर्फ भारत नाम पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी दो टूक सुना दी कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहें कि हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उस संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे। राजभाषा हिंदी को मनाने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिशों से संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब सवाल उठ रहा है कि सिर्फ भारत क्यों नहीं? अब ये नाम मात्र की बात नहीं रही साहब, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि भारत को दो नामों से क्यों बुलाया जाता है, एक ही नाम तय हो, इंडिया या भारत। इसके साथ ही भारत में तो वैसे भी सदियों से हजार नामों से स्तुति करने की परंपरा रही है। एक तीसरा पक्ष है, वो कहता है जी नाम में क्या रखा है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दलील को, अपील को माना जाए, इसमें कोई दम है या फिर बेदम मानकर खारिज किया जाए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। लगता है मुंबई की सारी परीक्षाएं इस साल ही हो जाएंगी। मुंबई में 99% आईसीयू बेड 4 दिन पहले ही कोरोना मरीजों से घिर गए हैं। ऐसे में आम लोग कोरोना होने की स्थिति में अपने लिए जो समझ में आ रहा है वो जुगाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि बेड पाने की लड़ाई लंबी है। जिस शहर में 99% आईसीयू बेड घिरे हुए हों और रोज 1200 से ऊपर नए केस आ रहे हों, अगर वहां कोविड-19 का संक्रमण हो जाए और आईसीयू की जरूरत हो तो अंदाजा लगाइए कि मरीज और उसके परिवार की स्थिति क्या होगी। मुंबई में अब ये हाल हो चुका है कि आईसीयू तो बूते के बाहर की बात है, पर जो समर्थ है वो पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लेकर रख रहे हैं। ये जो महामारी चली, इसमें अक्सर ब्रीथनेस की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो हॉस्पिटल जाने तक भी इश्यूज आते हैं। फिर अब आजकल हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, 1 दिन 2 दिन लगता है उनको बेड्स प्रोवाइड करने में। हॉस्पिटल इंसिस्ट कर रही है कि आप रिपोर्ट लाओ कोविड की, उसको आने में 1-2 दिन लगता है। इन द मीन टाइम पेशेंट नॉर्मली डिटोरेट होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो हमने डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। सिलेंडर और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एनजीओ मदद कर रही हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया जा रहा है। व्हाट्सएप से वीडियो उनको भेजा जाएगा ताकि वो देख के लगा ले। हमारे डॉक्टर भी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो उनके व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर उस पेशेंट को देखेंगे बराबर ऑक्सीजन लगा हुआ है कि नहीं, वो सब मॉनिटर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के 28 मई तक के दिए आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम है, जरा जानते हैं। आईसीयू बेड की संख्या 645 है, जिसमें से कि 99% घिरे हुए हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड की संख्या 4292 है, जिसमें से कि 65% घिरे हुए हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या 373 है, जिसमें से कि 72% घिरे हुए हैं। ये आंकड़े 28 मई तक के हैं। अगले 4 दिनों में जबकि रोज 1000 से ऊपर कोविड-19 के मरीज मुंबई में आए हैं, लेकिन अगले 4 दिनों में क्या हालात है, इसके आंकड़े नहीं आए हैं। रविवार शाम उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में 2.5 लाख बेड का इंतजाम होने का दावा किया था। बेड साधारणतः 400च्या आसपास होते आयसोलेशन, ते आता 2.5 लाखाच्या वर महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत। महाराष्ट्रात 2.5 लाखाच्या वर, त्याच्यामध्ये साधारणतः 25,000 बेड्स हे ऑक्सीजन की सुविधा देऊ शकतील असे आहेत। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की कमी हो चुकी है। केरल से नर्स और डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ एम्बुलेंस भी कम पड़नी शुरू हो गई है। जहां हम पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं वहां हमको कंफर्मेशन नहीं रहता है कि वहां बेड अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो पेशेंट तो हमने स्पॉट से पिक कर लिया और वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को बेड अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम 1 घंटा 2 घंटा डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सीनियर्स को फोन लगाते हैं या म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिसर्स की जो हेल्पलाइन है वहां फोन करके हेल्प लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार स्टेट में आईसीयू बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर लोग सामने आकर
ऑक्सीजन सिलेंडर से दूसरे पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर केसेस इस तरह से बढ़े रहे और रिसोर्सेज लिमिटेड रहे तो मुंबई में जो बढ़ते कोरोना केसेस है उससे हॉस्पिटल बेड मिलना और मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अस्पतालों में इलाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज हो। अब बीजेपी ने इसको लेकर केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोल दिया है। एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बीच में दिल्ली। कोरोना से ये तीनों राज्य जूझ रहे हैं, लेकिन इस संकट काल में भी सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की सीमाएं सील की तो साथ में दिल्ली की जनता से सुझाव मांग लिया कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज हो। इसके पीछे केजरीवाल की अपनी दलीलें हैं। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। केजरीवाल की इस बात पर बीजेपी भड़क उठी। दलील ये भी थी कि वोट मांगने के समय तो केजरीवाल बिहार और पूर्वांचल वालों के हितैषी बने फिरते हैं, लेकिन अब दिल्ली की रट क्यों लगा रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो उन्हें दिल्ली का राज ठाकरे करार दे दिया। कोरोना वॉरियर्स अमित राणा वो बेड के अभाव में बेड नहीं मिलने से वो शहीद हो गए, तो आप दिल्ली के लोगों का ही इलाज कहां कर रहे हो ये बताओ, और अपनी असफलता छुपाने के लिए एक नया शिगुफा मत लाओ। दिल्ली के अस्पतालों का दरवाजा अब तक पूरे देश के लिए खुला रहा है। हजारों की तादाद में लोग हर साल दिल्ली में इलाज के लिए बाहर से आते हैं, लेकिन कोरोना के संकट काल में भी इस सियासी डिस्टेंसिंग की मार तो आम आदमी पर ही पड़ेगी। पंकज जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना काल में भी प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि उन्हें फीस बढ़ाने की इजाजत मिले। योगी सरकार की रोक के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि फैसला नहीं माना तो भारी जुर्माना लगाएंगे। एक और पूरा देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक नई जंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में ठन गई है। कोरोना के संकट काल में योगी सरकार ने एक आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों में 1 साल के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। साथ ही ट्रांसपोर्ट फीस लेने की भी मनाही है। और सरकार के इसी फैसले के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाँ, दाखिल किया, क्योंकि हम लोग स्कूल से एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग का अधिकार बनता है कि हम लोग उसको फीस को इनहेंस कर पाएं, जिससे हम स्कूल को अच्छे से संचालन कर पाएं और वृद्धि से टीचर्स को संतुष्ट कर पाएं। प्राइवेट स्कूलों की दलील है कि वो ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं, टीचरों की सैलरी बढ़ानी है, स्कूल का खर्च चलाना है। प्राइवेट स्कूलों की रिट याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 जून तय कर दी गई है और निजी स्कूल संघ नामी गिरामी वकील कपिल सिब्बल को अपना पक्ष रखने के लिए चुना है। इधर यूपी सरकार ने इरादा साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। नहीं, वो तो सामान्य प्रक्रिया है। कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट दूसरे पक्ष को भी सुनेगा, लेकिन जो ये संक्रमण काल है, आपदा का समय है और सरकार नीति विषयक कोई भी निर्णय ले सकती है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश में 1200 से ज्यादा स्कूल हैं। हालांकि कई छोटे संघ ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। तो हम उसका मान रखेंगे और हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई वजह नहीं है। इस समय जो सिचुएशन है वो सब समझ रहे हैं, इवन टीचर समझ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया है कि हम नहीं इंक्रीमेंट्स करेंगे। 2018 में योगी सरकार ने एक कानून लाकर हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन कोरोना के महासंकट के बीच भी पहले से ही भारी फीस वसूल रहे निजी स्कूलों को अब और मुनाफा चाहिए।